नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इटली में कैसे राष्ट्र भावना जागी और कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में बँटा इटली एक हो गया। जैसे कि भारत में 562 रियासतों का एकीकरण हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया था, वैसे ही कैसे कैबूर, गैरिबाल्डी और मैजीनी ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप एमए सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज की किसी भी लेवल में हैं, अगर आपके सिलेबस में इटली का एकीकरण है, इटली में राष्ट्रवाद है, तो आप सही जगह हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसे अलग अलग खंडों में विखंडित इटली एक अखंड राष्ट्र के रूप में बना। दोस्तों, शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है कि इटली, जिसकी एक क्षेत्र, एक पहचान, एक संस्कृति, एक भाषा और एक इतिहास था, उसके बावजूद इटली अलग अलग साम्राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। यहाँ पर मुख्य रूप से 8 से ज़्यादा अलग अलग राज्य थे। 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली में आक्रमण किया तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उन्हें 3 राज्यों में विभाजित कर दिया। उसके पश्चात जब नेपोलियन का पतन हुआ 1814 में, तो 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख, प्रसा, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर इटली को पुनः विभाजित कर दिया और इसे 4 भागों में बांट दिया। उत्तरी इटली ऑस्ट्रिया के कब्जे में आई, मध्य इटली पोप के, और जो नेपल्स और सिसिली यानी कि दक्षिणी इटली थी, यहाँ पर फ्रांस के बूर्बो वंश के शासकों का शासन था। वहीं उत्तर इटली के 2 राज्य सार्डिनिया और पिडमांट में वहाँ के साम्राज्य के राजा का अधिकार था। इस तरह से इटली फिर से अलग अलग भागों में बढ़ गया, जिस नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में राष्ट्रवाद की भावना की लहर पैदा की, जिसने इन्हें संविधान दिया, जिसने ये एहसास कराया कि इटली एक है। उसके बाद किस तरह से इटली को पुनः तोड़ दिया गया। दोस्तों, इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के इतिहास में फ्रांसीसी राज्य क्रांति का निसंदेह उल्लेखनीय महत्व है। यद्यपि इटली तुरंत नवयुवक में प्रवेश न कर सका, किंतु क्रांति ने 19वीं शताब्दी की विशेषताओं से परिचय करा दिया था। सामंतवाद का पतन एवं जनतांत्रिक सिद्धांतों में साक्षात्कार इसी क्रांति की देन कही जा सकती है। नेपोलियन ने इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर उन्हें केवल 3 भागों में समूहित कर दिया था। सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति तथा आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत इटली वासियों को फ्रांस की सबसे बड़ी देन थी, जहां पर इटली अलग अलग छोटे राज्यों में विभाजित था। वे छोटे राज्य एक दूसरे से व्यापार करने में भी अलग अलग टैक्स या फिर राजस्व वसूली करते थे। जब नेपोलियन ने यहाँ पर अधिकार किया तो उसने आंतरिक व्यापार पर करों की समाप्ति कर दी। इससे इटली उसी तरह से एक दूसरे से व्यापार करने लगा जैसे कि आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूरोप के देश एक दूसरे से करते हैं, जिससे वे एक दूसरे की क्षेत्र में ज़्यादा पहुँचे, एक दूसरे से जुड़ाव हुआ और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी। इटली में एक समान नियम कानून लागू किए गए। यह भी राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण बना। यह नेपोलियन ही था जिसने इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनः स्मरण करवाया, किंतु जब स्वयं नेपोलियन ने ही इटली का उपनिवेश के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तो इटली वासियों की राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने उन्हें यह तो बता दिया था कि आप सभी एक दूसरे के लिए हैं और आप एक राष्ट्र हैं, लेकिन उसके बाद उसने जब उन्हें राष्ट्रवादी भावनाओं का एहसास करा दिया, उसके बाद उसने खुद अपने भाई को वहां का शासक बना दिया और फिर से उन्हें राजतंत्र की बेदी में झोंक दिया। इसके विरोध में इटली वासियों ने विरोध किया और फिर से राजतंत्र की बात आ गई। इन्हीं कारणों की वजह से यह कहा जाता है कि नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। मेरियट नेपोलियन के विषय में लिखता है, नेपोलियन ही
वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। यह कथन, इस तरह के कोटेशन आप और भी अच्छे तरीके से ब्लैक पेन में कोट कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगेगा। मेरियट की इस बात को याद रखिएगा। मेरियट ने कहा, नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। इसके बाद लिप्सन ने इटली के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति के योगदान के महत्व का आकलन करते हुए लिखा है, इटली को कुछ समय के लिए एकता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त उसे फ्रांसीसी राज्य क्रांति से एक अन्य बहुमूल्य वसीयत भी मिली। कानून की दृष्टि में सबको समान अधिकार, धर्म के विषय में सभी को स्वतंत्रता, प्रेस की स्वाधीनता और स्वायत्त शासन प्रणाली। राष्ट्रीय शासन के ये प्रत्यक्ष लाभ थे। इनसे लोगों का उत्साह और देश प्रेम में गहरा होता चला गया। इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी जिसके कारण इटली में राजतंत्र के पतन के बाद लोकतंत्र को आने में इतना समय लगा? वे क्या समस्याएं थी जिसने इटली को एक देश बनने से रोका, जबकि इसका पुराना प्राचीन रोमन इतिहास बताता है कि यह विश्व के सबसे बड़े और महान साम्राज्यों में से एक था, रोमन साम्राज्य। आइए देखते हैं वे क्या बाधाएं थी जिसने इटली के एकीकरण में रुकावट खड़ी की। पहला आता है, इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसकी एक मुख्य बाधा थी। एक लंबे कटे हुए देश के रूप में इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों, उत्तरी, मध्य और दक्षिण इटली में विभक्त था। पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता था। इसके अतिरिक्त कैथोलिक यूरोप पोप का अस्तित्व को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहता था। यहाँ आप इस बात को ध्यान रखिए कि फ्रांस की ज़्यादातर जनता कैथोलिक थी और वह पोप को मानती थी और वह पोप की सुरक्षा चाहती थी, और फ्रांस का शासक कभी भी अपनी प्रजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वह सदैव पोप की सहायता के लिए खड़ा रहता था। यही कारण है कि रोम में हमेशा फ्रांस की सेना खड़ी रहती थी पोप की सुरक्षा में। यहाँ पर तीसरा कारण आता है, इटली का एकीकरण जिस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए। अब यहाँ पर प्रश्न था कि इटली का एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। एक थी राजतंत्रात्मक और एक थी लोकतंत्रात्मक। इस बारे में राजनीतिज्ञ एकमत नहीं थे। मैज़िनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में करना चाहता था। गैरिबोल्डी भी इसका समर्थक था। जियोबर्टी का संघीय राज्य का सिद्धांत था। वह पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था। वही काउंट कैवूर इटली का एक राजतंत्र के रूप में गठन करना चाहता था, और आखिर में काउंट कैवूर सफल भी होता है। चौथे बिंदु पर आते हैं, राष्ट्रीय एकता का अभाव होना भी एक जिम्मेदार कारण था जिसने स्वतंत्रता की भावनाओं को दबा दिया। चूंकि इटली एक संस्कृति वाला देश जरूर था, एक क्षेत्र जरूर था और एक भाषा जरूर थी, लेकिन वह अलग अलग क्षेत्रों में बटा था। सभी की अलग अलग ज़रूरतें थीं, अलग अलग मान्यताएं थे, और सभी के लिए यह प्राथमिकता नहीं थी कि उनके एक देश के रूप में बनना चाहिए। यही कारण था कि इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण वे लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे। अब देखते हैं कि क्या कारण थे कि इटली में एकीकरण की शुरुआत हुई। किन कारणों ने इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाया। यहाँ पर पहला कारण आता है, कार्बोनरी दल। कार्बोनरी एक संस्था थी और यह गुप्त संस्था थी जिसे 1810 ईस्वी में नेपल्स में स्थापित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कोयला झोंकने वाले मजदूर शामिल थे। आगे चलकर समाज के हर वर्ग से इसके सदस्य बने। इटली के एकीकरण में कार्बोनरी दल ने सहायक भूमिका अदा की। 1848 की क्रांति में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, हालांकि इसकी सभी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस की क्रांति 1848। इसका प्रभाव इटली पर भी पड़ना स्वाभाविक था, फलतः वह भी राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया। इटली ने 1848 ईस्वी में क्रांति का उद्देश्य उदारवादी आर्थिक सुधार एवं संवैधानिक प्रशासन लागू करना तथा येन केन प्रकारेण तथा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इन्होंने जिन उद्देश्यों के साथ 1848 की क्रांति प्रारंभ की, वह भले ही
नाकाम रही, लेकिन वह पूर्वगामी थी इटली के एकीकरण की। जिस प्रकार 1857 की क्रांति का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से पड़ा, उसी तरह 1848 के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम इटली के एकीकरण में पड़ा। तीसरे नंबर पर आता है मैज़ीनी द्वारा स्थापित एक संगठन यंग इटली। इसी की कॉपी करके या फिर इसी से सीख लेकर भारत में वीर सावरकर ने एक संस्था का निर्माण किया था, जो भी एक गुप्त संस्था थी। और इसी तरह की संस्था बंगाल में मास्टर दा के द्वारा भी स्थापित की गई थी, जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कभी याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, इटली में मैज़ीनी कहा करता था। मैज़ीनी का वही योगदान है इटली के एकीकरण में, जितना योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे शीर्ष नेताओं का रहा है। मैज़ीनी कहा करता था, यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। युवक समाज के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। मैज़ीनी के उद्देश्य स्पष्ट थे, इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने इटली के एकीकरण को जन्म दिया, वह था रोम और कैथोलिक धर्म। दोस्तों, पॉप ग्रेगरी 16वें के देहांत 1846 में हो गया। इनके बाद पायस नवम पोप बने। पोप पायस नवम दयालु और उदार प्रवृत्ति के थे। बहुत दिनों बाद एक ऐसा पोप हुआ जो अपने चरित्र और स्वभाव से लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सकता था। उसे परिवर्तन चाहने वालों से सहानुभूति थी और वह क्रांति के खिलाफ नहीं था। उसने अपने राज्य में बंदी राजनीतिज्ञ बंदियों को रिहा कर दिया और पोप की इन्हीं उदारवादी नीतियों ने क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि इटली के क्या कारण थे कि उन्हें एकीकरण की आवश्यकता पड़ी। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं रही। उसके बाद इटली का एकीकरण क्यों हुआ, मतलब जो सहायक तत्व थे जिन्होंने इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाया। अब हम ये देखेंगे कि इटली के एकीकरण की क्या ज़रूरत थी, क्यों इटली का एकीकरण करना पड़ा। पहला पर आता है, नेपोलियन ने 1796 में आक्रमण कर इटली को संयुक्त कर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। उत्तरी इटली, जिसमें सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डी, वेनेसिया, मध्य इटली में थे पार्मा, मोडेना, टस्कनी। इन्हें पपल स्टेट कहा जाता था, पर्पल स्टेट, और इनमें पोप का अधिकार था और पोप के शासन के अंतर्गत आते थे पर्पल स्टेट्स। और तीसरा जो था इटली, वह था दक्षिण इटली, जिसमें नेपल्स और सिसिली आते थे। सिसिली मुख्य रूप से एक आइलैंड था और जो दक्षिण इटली में स्थित है। इसके कारण इटली वासियों में एकता को बढ़ावा मिला। 1815 की वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया और फ्रांस की लालचपूर्ण नीतियों ने इटली की राष्ट्रीय एकता को आहत किया, जो क्रांति का मूल कारण बना। तीसरे नंबर पर आता है 1848 ईस्वी की क्रांति, जिसमें मैज़ीनी व गैरीबाल्डी जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। यह क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। चौथे नंबर पर आता है इटली की एक संस्कृति, एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र के चलते राष्ट्रवाद का कारण बना और इसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इन सभी कारणों ने इटली के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया और इटली एक हुआ। 1815 ईस्वी वियना कांग्रेस हुई। 1814 में जब नेपोलियन का पतन हो गया तो 1815 में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन के पतन के बाद यह वे समझ चुके थे कि अब यूरोप में किसी एक को सर्वशक्तिशाली नहीं रहने दिया जाना चाहिए। खास तौर पर इंग्लैंड का विचार था कि अगर ये मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो ये मेरे उपनिवेश और मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया के साथ कूटनीतिक चाल चली और उसने इटली का बंटवारा कर दिया और इसमें शामिल हुए ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस।
दोस्तों, इटली के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया और शक्ति संतुलन के जरिए यह बताने का प्रयास किया कि अब यूरोप में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं होगा। उत्तरी इटली ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आ गई, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेसिया राज्य शामिल थे। अब हम देखते हैं कि इटली में एकीकरण किस प्रकार प्रारंभ हुआ। इससे पहले हम यह जानेंगे कि इटली में प्रारंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं चली आ रही थी। 19वीं शताब्दी में इटली में राजतंत्र था। राजधानी बनने तक का समय इटली के एकीकरण का रहा। 1815 से लेकर 1871 तक इटली का एकीकरण का समय माना जाता है। एकीकरण को रिसोर्जिमेंटो कहा जाता है। रिसोर्जिमेंटो मुख्य रूप से काउंट कैबू द्वारा चलाई गई एक पत्रिका का नाम था। रिसर्जिमेंटो का अर्थ होता है रिसर्जेंस या फिर रिवाइवल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पुनर्जीवित करना। और काउंट कैबूर इस उद्देश्य से रिसर्जिमेंटो नामक पत्रिका चलाता था कि एक दिन वह इटली को एक कर देगा, और उसने इस पत्रिका के जरिए इटली में स्वतंत्रता की भावनाओं को आगे बढ़ाया और लोगों को यह बताया कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। यही कारण है कि इस एकीकरण को रिसोर्जिमेंटो कहा गया। दोस्तों, इटली के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इटली के इतिहास को देखते हैं। इटली, जिसे महान रोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, रोमन साम्राज्य एक समय पूरे यूरोप में फैला था और एशिया में भी इसका एक दायरा था। बाद में यह दो भागों में बढ़ गया। इसका पहला भाग था ओरिएंट्स यानी पूर्वी। इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिस पर 1453 में तुर्कों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और दूसरे नंबर पर थी ऑक्सीडेंटिस, और यह पश्चिमी क्षेत्र था, यूरोप में स्थित क्षेत्र, जिसमें प्रमुख रूप से इटली शामिल था। पूर्वी साम्राज्य कुस्तुनतुनिया लगभग 1000 वर्षों तक चला, जिसके चलते यह अधिक समृद्ध था। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। इस तरह से कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही यूरोप और एशिया का संबंध टूट गया, और इसके कारण कई भौगोलिक खोजें हुई, कई वैज्ञानिक खोजें हुई, और इस पतन ने यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत की। पुनर्जागरण ने औद्योगिकरण की शुरुआत की। औद्योगिकरण ने उपनिवेश व्यवस्था की शुरुआत की। उपनिवेश के कारण इटली गुलाम बना, और फिर गुलामी से इटली आज़ाद हुआ। इस तरह से इतिहास में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, बस आपको कनेक्ट करके समझने की ज़रूरत होती है। एकीकरण के चरण को समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण 1858 से 1859 में ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी जीता पिडमांट ने। पिडमांट एक स्वतंत्र राज्य था, और यहाँ का प्रधानमंत्री था कैबूर, और यहाँ का शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर इमैनुअल की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, और राइटिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप तारीफ़ करेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं जानता हूँ। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ अपनी राइटिंग को गंदी से गंदी लिखने का, लेकिन अब ये इतनी अच्छी आ जा रही है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं इस बात का घमंड नहीं करता हूँ। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पिडमांट ने 1860 में पार्मा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स और सिसिली जीता। पिडमांट का प्रधानमंत्री था कैबूर, और यहाँ का शासक था विक्टर इमैनुअल। ये इटली के एकीकरण के उद्देश्य के साथ ये विजय प्राप्त कर रहे थे। तीसरे नंबर पर आता है 1866 में लोम्बार्डी वेनेसिया पर विजय। दोस्तों, ये विजय आपको आम लग रही होगी, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी राजनीतिज्ञ और बहुत सारी कूटनीतिज्ञ चीज़ें नज़र आती हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर आता है 1871 ईस्वी में रोम पर अधिकार के साथ एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ पर हम एक बार और पढ़ते हैं कार्बोनेरियन दल के बारे में, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कार्बोनेरिया को चारकोल बर्नर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था इटली वासियों का है, और इटली केवल इटली वालों को ही मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से 1848 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था।
1831 में यंग इटली की स्थापना के साथ ही मैज़ीनी ने स्वतंत्रता के प्रयासों में तेजी लाने का कार्य किया। मैज़ीनी ने लिखा, किसी भी देश को किसी देश की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है, इटली को एक हो जाना चाहिए। ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो ब्लैक पेन से और अच्छे से कोड कर सकते हैं, मुझसे भी और अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। काउंट कैबूर की बात करते हैं। काउंट कैबूर पिडमांट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। इसका वास्तविक नाम था कॉमिलो बेनेसो, जबकि काउंट कैबूर इसकी उपाधि थी। कैबूर ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड का साथ दिया। 1853 से 56 के बीच यह युद्ध हुआ। इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तुर्की और रूस के बीच में क्रीमिया को लेकर लड़ाई लड़ी गई। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की का साथ दिया रूस के खिलाफ। यहाँ पर इटली वालों का कोई यहाँ पर हाथ नहीं था, लेना देना कुछ नहीं था। फिर भी काउंट कैबूर यहाँ पर कूद पड़े फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए। ये जानते थे कि भैया इनके साथ लड़ने जाऊंगा तो मेरे तो कुछ मरने वाले हैं नहीं, बस जाके खड़ा बस होना है, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। इसके बाद हुआ ये कि इंग्लैंड और फ्रांस ने जब मीटिंग की तो इसे बुलाया लंदन, और यह जब लंदन पहुंचा, शुरुआत में ऑस्ट्रिया ने बहुत विरोध किया कि मत बुलाओ, मेरा दुश्मन है। लेकिन इंग्लैंड वाले ने बोला कि भैया वो हमारे बुरे वक्त में काम पड़ा था, उसको तो हम बुलाएंगे ही। जब इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने काउंट कैबूर को पिडमांट और सार्डिनिया को इटली के नेतृत्व के रूप में बुलाया तो उसने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसने बताया कि ऑस्ट्रिया किस तरह से उनका शोषण कर रहा है, किस तरह से उनका अधिकार कर रहा है। फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय, जो कि नेपोलियन का भतीजा था, नेपोलियन तृतीय, वह पिघल गया और उसने वादा कर दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी युद्ध लड़ना हो बस तुम हमको बता देना। इसके बाद काउंट कैबूर क्या करता है कि वह धीरे से ऑस्ट्रिया के कुछ राज्यों में आंदोलन करवा देता है, दंगे करवा देता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया इन पर आक्रमण करता है और फिर उधर से फ्रांस आ जाता है और इस तरह से इनका एकीकरण शुरू होने लगता है। हालांकि फ्रांस बीच में वापस जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इटली के एकीकरण में। कैबूर ने ऑस्ट्रिया के अत्याचारों पर जमकर अपना पक्ष रखा, जिससे प्रभावित होकर फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने कैबूर के साथ देने का वादा किया। इस प्रकार कैबूर की बुद्धिमानी पूर्ण राजनीति ने फ्रांस का साथ मिल गया तथा ब्रिटेन ने इसे आंतरिक मामला बताकर युद्ध के समय ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। जब युद्ध हुआ और अंतिम चरण में पहुंचा, ऑस्ट्रिया हारने वाला था, तो उसने बचाओ बचाओ चिल्लाया। उसने बोला कि महारानी जी हमें बचा लीजिए। तो ब्रिटेन वालों ने बोला कि भैया ये तुम्हारा आंतरिक मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। यह हरकत करता है आज के समय अमेरिका। अमेरिका कहीं भी जब उसे किसी से लड़ना हो तो वो सीधे लड़ेगा, लेकिन जब उसे लगता है कि भैया यहाँ मुझे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं है तो कहेगा कि ये उस देश का आंतरिक मसला है। गैरीबोल्डी की बात करते हैं। गैरीबोल्डी, जुसेप्पे गैरीबोल्डी, इसका नाम भी जुसेप्पे था और इसके गुरु का नाम भी जुसेप्पे था। दोनों जुसेप्पे गैरीबोल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। वह महान जुसेप्पे मैज़ीनी का शिष्य था। कैबूर सिसिली पर सीधे आक्रमण नहीं कर सकता था और यह अंतिम चरण था, क्योंकि पूरा इटली वह जीत चुका था और केवल दक्षिण इटली सिसिली बचा था। क्योंकि सिसिली में फ्रांस के बूर्बो वंश का शासन था, कैबूर का सिसिली पर सीधा आक्रमण करना फ्रांस को सीधे चुनौती देने के समान था। इसलिए कैबूर ने सिसिली को जीतने के लिए गुप्त रूप से गैरीबोल्डी को भेजा। गैरीबोल्डी अपने 1000 लाल पोशाकधारी सेना के साथ उसने आक्रमण कर दिया और गैरीबोल्डी कामयाब रहा। लेकिन गैरीबोल्डी ने जीतकर कैबूर के उत्तरी इटली से मिलने पर इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि गैरीबोल्डी अपने गुरु मैज़ीनी की तरह लोकतंत्र या फिर गणतंत्र व्यवस्था का समर्थक था, जबकि कैबूर राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक था। वह अपने पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल को पूरे इटली का शासक बनाना चाहता था, जबकि कैबूर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना चाहता था।
दोस्तों यहाँ पर हुआ ये कि विक्टर एमानुएल ने बाद में कैबूर को समझाया, इनसे संधि की और इसके बाद वे मान गए। और फिर सिसिली का भी उसमें विलय हो गया शेष इटली में। इसके बाद में जब पूरा एकीकरण हो गया तो विक्टर एमानुएल ने संसद में राजा बनने के बाद कहा कि बताओ गैरीवोल्डी, तुम्हें पुरस्कार उपाधि कुछ चाहिए क्या? तो उसने कहा, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। स्वतंत्र इटली अमर हो। और वह अपना बीज का थैला लेकर अपने गांव की ओर चला गया और वहां खेती करने लगा। इस तरह के लोग इतिहास में बहुत कुछ प्रेरणा देते हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं था, जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखिए, आपको 90% हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वे एक बेहतर स्थिति में थे। गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, सुभाष चंद्र बोस आईएएस, आज जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, कलेक्टर की नौकरी छोड़ के वो स्वतंत्रता संग्राम में पहुंचे थे। भगत सिंह को क्या लगा था अपनी जवानी बर्बाद करने का? उनके पास भी बहुत अच्छा मौका था, अपने रईसी दिखाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए। वही काम यहाँ गैरीवोल्डी ने किया। उसके बावजूद हम इनका सम्मान करने में ऐसे जी सकते हैं जैसे कि इनको इज्जत देने में हमारा कुछ घट रहा हो। इसके बाद हम समीक्षा करते हैं इटली के एकीकरण की सफलता एवं इसके मुख्य नायक काबूर की यश गाथा को कहते अधिकांश इतिहासकारों की कलम रुकती नहीं है, किंतु अब कुछ इतिहासकार इटली के एकीकरण के इतिहास एवं परवर्ती घटनाओं का पुनः निरीक्षण कर रहे हैं। इटली के एकीकरण के पश्चात उसका उन्नयन होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यानी कि इटली स्वतंत्र हो गया, लेकिन वह प्रोग्रेस नहीं किया, बल्कि वह पीछे धकेलता चला गया। क्यों? एकीकरण से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक इटली का इतिहास उसके पतन का इतिहास है। इटली भी भूमि से उच्च उद्देश्य पलायन कर गए। इटलीवासी भी इटली की भूमि से उच्च उद्देश्यों के लिए पलायन कर गए। जिस इटली ने पुनर्जागरण की शुरुआत की, जो इटली इतनी मेहनत से आज़ाद हुआ, वो इटली आज आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेलता जा रहा था। इसकी एक वजह थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अभी तक पतन नहीं किया गया था। देखने भर को बाहरी एकता स्थापित हो गई थी, किंतु यह एक छोटे से वर्ग ने प्राप्त की थी। सत्य यह है कि सर्वसाधारण में एकता का पूर्ण अभाव था। वास्तव में इटली का एकीकरण यकायक एक झोंक में स्थापित हो गया, जबकि इटली के लोग शताब्दियों से और अलग अलग रहने और सोचने के आदी थे। पिडमांट जैसे छोटे देश ने स्वतंत्रता की मशाल जलाई थी, किंतु इटली को यह स्वतंत्रता लोगों के परिश्रम और साहस के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुई थी, और इन्हें यह तो ईश्वरीय वरदान स्वरूप इटली को प्राप्त हुई थी। यद्यपि कुछ उच्चतर सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णय और स्वशासन के भाव जागृत हो चुके थे, किंतु सर्वसाधारण में उच्च भावों का सर्वथा अभाव था। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता का इतिहास उस कूटनीति की कहानी है जिसमें दूसरों के झगड़ों का लाभ उठाया गया। इस महती घटना का मुख्य नायक था काउंट कैबूर, जिसने कुछ अंशों में इटली की प्रतिष्ठा को अनैतिक और असंवैधानिक कार्यों का सहारा लेकर धक्का पहुंचाया। इस सब का दुष्परिणाम यह निकला कि 50 वर्षों के पश्चात इटली में फासिस्टों और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के अंतर्गत यह महान साम्राज्य आ गया। अतः इटली का एकीकरण एक ऐतिहासिक सत्य है तथा इस उपलब्धि के पीछे आधे शताब्दी के प्रयासों व असफलताओं तथा त्याग एवं कष्टों की कहानी है, जिसे मूर्त रूप दिया था असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मैजीनी के नैतिक बल, गैरीवोल्डी की तलवार, काबूर की कूटनीति एवं विक्टर एमानुएल की साझेदारी ने। दोस्तों, यहाँ पर इटली का एकीकरण समाप्त होता है, और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो यह जानकारी थी वह किसके अंतर्गत थी, तो यह भी आपको बताना ज़रूरी होगा। दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ाया है या फिर जो मैंने आपके साथ मिलकर पढ़ा है, यह था जैन एंड
माथुर की इस किताब के ज़रिए, और यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है। और इस किताब में मैं आपको यह भी बता देता हूँ, जो मैप है उसके ज़रिए भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर लेता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर इन लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं, और ये हैं इटली के वे लोग जिनके ज़रिए इटली का एकीकरण हुआ। ये भाई साहब हैं गैरिबोल्डी, और ये हैं विक्टर एमेनुएल द्वितीय, किंग ऑफ सार्डिनिया, हु वाज लेटर टू बिकम किंग ऑफ इटली। इटली के एकीकरण के बाद ये इटली के शासक बने, और ये हैं काउंट कैबूर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। और इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा। इन्हें इटली का चाणक्य भी कहा जा सकता है, इन्हें इटली का सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बिस्मार्क भी कहा जा सकता है। और ये है उस समय का इटली, और ये है मैप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा राज्य कब जीता गया और कौन सा कब आज़ाद हुआ। ये है दक्षिण इटली, जिसमें है सिसिली मुख्य रूप से, और ये है नेपल्स। और यहाँ पर है ये पर्पल स्टेट, इनमें था पोप का राज्य, और पोप को संरक्षण प्राप्त था कैथोलिकों का और फ्रांस का। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको देखने को मिलेगा वेनेसिया, लोम्बार्डी, और ये अधीन थे ऑस्ट्रिया के। और यहाँ पर आप देखते हैं सेवाय, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, या ये स्वतंत्र थे, और ये थे विक्टर एमेनुएल के अंतर्गत। और यहाँ पर पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये पर्पल स्टेट के अंतर्गत थे। तो आप ये उस समय के इटली का मैप देख सकते हैं, और आज भी इटली कुछ ऐसा ही नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा इटली का एकीकरण। दोस्तों, यहाँ पर आपने समझने का प्रयास किया इटली का एकीकरण। काफ़ी समय लगा, काफ़ी मेहनत लगी, आखिर हम कामयाब रहे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। खलील जिब्रान कहते हैं, आपकी प्रासंगिकता इस बात से नहीं है कि आप क्या पाते हैं, बल्कि इससे है कि आप क्या पाना चाहते हैं। आपके पास क्या है ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास क्या होगा ये ज़रूरी है। जो पाना चाहते हो उसके पीछे लग जाओ। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन पीछे हटे तो तुम भी उन हज़ारों भेड़ों की तरह हो जाओगे जो दुनिया में मंडरा रहे हैं। लेकिन हमें बनना है वो नेतृत्वशाली इंसान जो दुनिया में बहुत कम होते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहता था, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इटली का एकीकरण समझ में आया होगा, और मैं आने वाले समय में बुक रीडिंग करूँगा, जिससे आप और अच्छे से समझ सकेंगे। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।